हम लोग रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ रहे थे। पिछले क्लास में हम लोगों ने बहुत सारे चीज़ों को डिस्कस किया था। ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस इन द ब्लड और सबका प्रेशर हमने देखा था लास्ट टाइम। ठीक है। तो आज हम बात करेंगे, पार्शियल प्रेशर देखा था हम लोगों ने लास्ट क्लास। अब हम बात करेंगे रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम, यानी रेस्पिरेटरी सिस्टम हमारा जो कंटिन्यूएशन कैसे चल रहा है। यानी हम बात करते हुए भी सांस ले पा रहे, चलते वक्त भी हम सांस ले पा रहे, और अपना काम करते हुए भी हम सांस ले पा रहे हैं। इसका काम कहाँ से हमारे बॉडी में फंक्शन हो रहा है, इसके लिए दो मेन रीजंस है। एक है आपका नर्वस सिस्टम, जिसको हम नर्वस रेगुलेशन कहेंगे, और एक है केमिकल रेगुलेशन। यानी कुछ केमिकल्स इंटरनली इस चीज के लिए हेल्प कर रहे हैं, और ब्रेन से सिग्नलिंग के जरिए से, इम्पल्स के जरिए से इसका फंक्शन हो रहा है। दोनों भी आप हमारे बॉडी में देख सकते हैं। तो पहले बात करेंगे हम लोग नर्वस रेगुलेशन। एक्चुअली हमारे बॉडी में ब्रेन है। ब्रेन में दो सेंटर्स है, दो सेंटर्स है। एक सेंटर आप देख सकते हैं, मेडुला। ठीक है। एक सेंटर कौन सा है आपका, मेडुला। और एक सेंटर है आपका पॉन्स का। तो यहाँ पर आप लोग को, हर हर इंसान को यहाँ पे क्या है, सेंटर्स है, रेस्पिरेटरी सेंटर्स। ठीक है, जिसको हम ब्रेन स्टेम भी बोलते हैं। ठीक है। अब मेड्यूला में इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन के सेंटर्स हैं। मेड्यूला में क्या है, इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन के सेंटर्स हैं। अब इंस्पिरेशन में होता क्या है, जो इम्पल्स है वहां से निकलते हैं नर्व्स के जरिए से। फ्रेनिक नर्व्स जो हमने पढ़ा था, फ्रेनिक नर्व्स, ठीक है, उसके जरिए से निकलते हैं। निकल के रेस्पिरेटरी मजल्स है ना, वहां पे मजल्स कौन से मजल्स हमने पढ़े, डायफ्राग्राम, इंटरकोस्टल मजल्स। इंटरकोस्टल मसल्स में एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स है, इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स है। तो इन सब को स्टिमुलेट करते हैं, ठीक है, कॉन्ट्रैक्शन के लिए। तो इससे क्या होता है, इनहेलेशन होता है या फिर एक्सेलेशन होता है, दोनों भी होता है। कॉन्ट्रैक्शन की वजह से क्या हो सकता है, पहले इनहेलेशन। ठीक है। अब लंग्स भर गए, और लंग्स के पास क्या है, बैरो रिसेप्टर्स। क्या होते हैं वहां पे, बैरो रिसेप्टर्स। ये नेम से याद रखिए, बैरो रिसेप्टर्स कहते हैं जब लंग्स स्ट्रेच हो जाते हैं, वो स्ट्रेच को डिटेक्ट करते हैं। जब स्ट्रेच एकदम एक्सट्रीम कंडीशन में, यानी उतनी कैपेसिटी के हिसाब से वो लोग स्ट्रेच हो चुके हैं, ठीक है, तो वहां से इम्पल्स जनरेट करते हैं मेडुला वापस। फिर मेडुला में क्या होता है, एक है एक सेंटर जो था इंस्पिरेटरी सेंटर, जो इंस्पिरेशन कराने में मदद करता है, और वहां से जाके आपके इंस्पिरेटरी सेंटर्स को डिप्रेस कर देता है, यानी उनका फंक्शन स्टॉप हो जाता है। ठीक है, इसको हम कहेंगे हेरिंग ब्रियोर इन्फ्लेशन रिफ्लेक्स। ठीक है। ये पूरे फंक्शन को हम एक नाम दिया गया यहाँ पे, रिफ्लेक्स है बोल के। ठीक है। अब इंस्पिरेशन हो गया, वहां पे डिप्रेस हो गया, रुक गया। रुकने की वजह से क्या होगा, अब जो मजल्स को इम्पल्स जा रहे थे वो रुक जाएंगे। ठीक है। और आपके इंटरनल, एक्सटर्नल, इंटरकोस्टल मजल्स को सिग्नल रुक जाएगा। तो निक जाने के बाद मजल्स रिलैक्स हो जाएगा। मजल्स रिलैक्स होने के बाद क्या है, सांस बाहर निकल जाएगा, एक्सेलेशन होगा। ठीक है। अब ये हर सेंटर, हर हर साइकिल में ऐसे ही होगा। मेड्यूला में इंस्पिरेशन सेंटर होता है, तो वहां से इम्पल्स ट्रैवल करके आपको, ये मेड्यूला है आपका, तो मेड्यूला से इम्पल्स कैरी होते हैं लंग्स को। लंग्स के मजल्स देख सकते हैं आप, मजल्स के डायफ्राग्राम,
और इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स। इन तीनों को मेड्यूला से, इंस्पिरेटरी सेंटर से पल्सेस जनरेट हो जाते हैं। जो नर्व है इसको कहते हैं फ्रेनिक नर्व, हमने पढ़ा था। इस नर्व के जरिए से आपको सिग्नल्स जाएंगे। फ्रेनिक नर्व अगर डैमेज हो जाए तो लंग्स फंक्शन करना बंद कर देते हैं। ठीक है। तो लंग्स, ये जैसा ही इनके पास इम्पल्स आएगा ये क्या करेंगे, एक्सपैंड होंगे, इनहेलेशन होगा। होने के बाद अब लंग्स के पास बैरो रिसेप्टार्स है। ये बैरो रिसेप्टार्स स्ट्रेचिंग को डिटेक्ट करते हैं। जैसा ये स्ट्रेचिंग एक मिनिमल रेंज पे आ जाता है, मिनिमल रेंज आने के बाद ये फिर से इस मेड्यूला के सेंटर को इंफॉर्मेशन देता है ताकि इम्पल्स को बंद कर दे। जैसा ही इंफॉर्मेशन पहुंचेगा ये इम्पल्सन बंद होगा। इम्पल्स जैसे ही बंद होंगे, ये जो एक्सपैंड हुआ वो रिलैक्स होना स्टार्ट होगा। जैसा ही ये रिलैक्स हो गए, एयर जो है एक्सेल होगा। फिर एक एक्सोल होने के बाद फिर मेडुला के इंस्पिरेटरी सेंटर एक्टिवेट होंगे, तो ये साइकिल ऐसा चलते ही रहेगा। ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट, when there is need for more forceful exhalation such as during expiration, the inspiratory center activates the expiration center। तो मेडुला के पास इंस्पिरेटरी सेंटर भी है और एक्सपिरेटरी सेंटर भी है। जब बॉडी को जरूरत पड़े एक्सपिरेटरी सेंटर्स को एक्टिवेट करने की, कब, जैसा कि हम लोग एक्सरसाइज करते हैं, क्योंकि फोर्सफुली एक्सेल करना है ताकि कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा से ज्यादा जा सके और ऑक्सीजन ज्यादा से ज्यादा आ सके। तो जब क्या होता है, ये इम्पल्स को जनरेट करते हैं ताकि फोर्सफुली एयर जो है बाहर निकल जाए, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाए। तो ये था आपका मेडुला में इंस्पिरेटरी सेंटर और एक्सपिरेटरी सेंटर्स। अब आइए बात करते हैं पॉन्स में। पॉन्स में क्या है, पॉन्स में भी इंस्पिरेटरी सेंटर है। इसका काम क्या है, नॉर्मल रिदम, यानी इम्पल्स जनरेट हो रहा है। अब हम हर मिनट में 11 to 14 टाइम्स हम ब्रीथिंग करते हैं। ये नॉर्मल रेंज, ये क्यों हो रहा है, पॉन्स की वजह से हो रहा है। ठीक है, पॉन्स मेड्यूला, पॉन्स जो है उसकी वजह से। द apnostic center prolongs inhalation and then is then interrupted by impulse from the pneumatic center, which contributes to exhale. In normal breathing, inhalation lasts 1 to 2 seconds, followed by slightly longer 2 to 3 second exhalation, producing the normal respiratory rate 12 to 20 breaths per minute। तो ये पॉन्स के अंदर एक सेंटर है जिसको न्यूमोटैक्सिक सेंटर, ठीक है, सॉरी यहाँ पर एपनियोस्टिक सेंटर, एपनियोस्टिक सेंटर है। जो पल्स निकलते हैं यहाँ से निकलते हैं। ठीक है। तो ये इनहेलेशन एक्सहेलेशन का जो प्रोसेस है 1 to 2 सेकेंड, 2 to 3 सेकेंड्स, यानी टोटल 5 सेकेंड्स में आपका एक ब्रीथिंग हो सकती है। तो इससे हिसाब लगाइए आप कितने ब्रीथिंग ले सकते हैं 60 मिनट्स। तो यहाँ पे नॉर्मल रेंज तो 12 to 20 दिया है। ठीक है। तो आप, नो प्रॉब्लम, 12 to 20 तक भी नॉर्मल रेंज 1 मिनट में हम ले सकते हैं। तो ये कैसा हो रहा है, पॉन्स की वजह से हो रहा है। ठीक है, नॉर्मल ब्रीथिंग है। कभी कभी क्या होता है, इमोशनल इमोशंस है, जैसा कि रोना, ठीक है, क्राइंग है, शाउटिंग है, कि फियर है, फाइटिंग है, फ्राइटिंग है। ऐसे कंडीशंस में क्या हो जाती है, हमारी जो रेस्पिरेटरी रेट जो है बढ़ जाती है। ठीक है, रेस्पिरेटरी रेट बढ़ जाती है। क्यों बढ़ती है उसका रीजन यहाँ पे बताया जा रहा है, क्योंकि ये सब इमोशंस है। इमोशंस का पूरा ताल्लुक हाइपोथैलेमस से। इमोशंस को कंट्रोल करने वाली जो सेंटर है वो हाइपोथैलेमस। जब इमोशंस बढ़ जाते हैं तो हाइपोथैलेमस इसको आइडेंटिफाई करता है। ठीक है, आइडेंटिफाई करके एक आउटपुट बनाता है मेड्यूला के लिए, यानी वहां से इंफॉर्मेशन मेड्यूला तक पास होता है। ठीक है। और हमारे बॉडी में सेरेब्रल कॉर्टेक्स हमने पढ़ा था ब्रेन में कि ये हमें
चलने के लिए, बात करने के लिए, ये सब चीज़ें के लिए हमें मदद करता है। तो मेड्यूला का कनेक्शन सेरिब्रल कॉर्टेक्स से है। क्यों? हम ज़्यादा तेजी से भागेंगे, कॉर्टेक्स क्या करेगा, इन्फॉर्मेशन मेडुला को देगा, मेडुला क्या करेगा, ब्रीथिंग रेट बढ़ाएगा। ठीक है, तो ऐसे ही हाइपोथैलेमस में आपका अगर इमोशंस अगर बढ़ जाएंगे तो उसका इन्फॉर्मेशन मेडुला को मिलेगा। फिर सेरेब्रल कॉर्टेक्स का इन्फॉर्मेशन मेडुला को मिलेगा। तो जब वो रेस्पिरेटरी सेंटर्स में क्या हो गया, इनहेलेशन एक्सहेलेशन का प्रोसेस एकदम एकदम तेजी से होने लगेगा, फास्ट होने लगेगा। ठीक है, तो ये चेंजेस आपका मेडुला देखते रहेगा। ठीक है, उसके हिसाब से मेंटेन करेगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ थी। अब आइए हम, बहुत ज़्यादा हमें किसी को खांसी आती है, किसी को छींक आती है, स्नीजिंग, कफिंग जिसको हम कहते हैं, ये क्या है, इसके बारे में जानेंगे। ये क्या है, ये रिफ्लेक्सेस, ये क्या है, रिफ्लेक्सेस है। कफ और स्नीजिंग क्या है, हमारे लंग्स के म्यूकस मेम्ब्रेन में, चाहे वो नोज से लेकर ट्रेकिया तक, या लंग्स के अंदर भी, एल्वुलाई में, ब्रोंकाई में, ब्रोंक्यूल्स में, ठीक है, प्राइमरी ब्रोंकस, सेकेंडरी टेरिटरी ब्रोंकस, किसी में भी अगर कुछ ऐसा इरिटेटेंट है जो हमें वहां पे प्रॉब्लम दे रहा है, सांस लेने में दिक्कत हो रही है, तो ब्रेन क्या करेगा, उसको रिफ्लेक्स के जरिए से निकालने की कोशिश करेगा। ठीक है, जैसा कि एग्जाम्पल के तौर पर, आपके पास पानी का बॉटल है, तो इसका ढक्कन इजीली खुल जाएगा तो आप इजीली खोलेंगे, लेकिन अगर ये इसका कैप अगर नहीं खुल रहा तो आप क्या करेंगे, अपना फोर्स लगाएंगे पूरा, एक हाथ, दो हाथ, पूरे दो तीन हाथों का फोर्स है, उससे भी नहीं लग रहा तो कुछ और टेक्निक अपनाएंगे, क्योंकि इसके कैप को आपको खोलना है, जो फिक्स्ड हो चुका है, इसको रिमूव करना है। तो ऐसे ही ब्रेन क्या करेगा, लंग्स के अंदर जो इरिटेटेंट है उसको रिलीज करने के लिए ब्रेन क्या करेगा, कफ रिफ्लेक्स, स्नीजिंग रिफ्लेक्स पैदा करेगा, ताकि इजीली वहां से इरिटेटेंट निकल जाए। ठीक है, अब कफ जो है वो, उसका रिफ्लेक्स माउथ से आएगा, वही नोज का रिफ्लेक्स जो है वो, सॉरी, स्नीजिंग का रिफ्लेक्स नोज से आएगा। तो ये डिफरेंट है कफ और स्नीजिंग रिफ्लेक्स में। तो अब ये देख सकते हैं आप यहाँ पे डायग्राम में, ये आपका मेडुला है, ये पॉन्स है, यहाँ पे हाइपोथैलेमस है, सब करीब करीब ही हाइपोथैलेमस है यहाँ पे, निमोटिक सेंटर है पॉन्स के अंदर, एपिनियोस्टिक सेंटर ये है। ठीक है, ये मेंटेन करते हैं नॉर्मल रिदम में ब्रीथिंग करने के लिए। ये मेडुला का काम इंस्पिरेशन एक्सपिरेशन है, लेकिन जो मेंटेन कराना है वो किसका काम है, पॉन्स का है। पॉन्स के अंदर ही ये देखने को मिलेंगे। ये है आपके एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स, इंटरनल एक्सटर्नल मसल्स, ये डायफ्राम आपका, तीनों भी चीज यहाँ पे देख रहे हो। अब स्नीजिंग, कफ, ये दो चीजें ऐसे हैं जो रिफ्लेक्स कहलाते हैं। तो यहाँ पर दो रिफ्लेक्स के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था, एक स्नेजिंग और एक कफ के बारे में, और एक रिफ्लेक्स हिकअप्स, हिचकी आना। हिचकी कैसा आता है, आपका डायफ्राम जो स्पाज्म में चले जाता है, पकड़ में चले जाता है, और फौरन क्या होता है, जब आप सांस लेते हैं, इनहेल करते हैं, जब फौरन क्या होता है, वो डायफ्राम रिलीज हो जाता है। रिलीज होके क्या है, अपना जो फोर्सफुल जो स्पाज्म है उसको छोड़ने की वजह से क्या है, आपको एपिग्लॉटिस, जो आपकी छोटी जबान जिसको कहते हैं हम लोग, वहां से उसका प्रेशर गिरता है। प्रेशर गिरने के बाद फौरन क्या होता है, वहां से वो जबान, हिचकी में, हिकअप्स में क्या होता है, वो जबान उड़ जाती, खुल जाती है फौरन। तो फौरन खुलने की वजह से क्या है, वहां पे हिक बोल के साउंड आता है। हिक जो साउंड है, जो हिकअप्स में देखने को मिलते हैं, खासकर ये फ्रेनिक नर्व्स के इरिटेशन में देखी जाती है। ठीक है, और जो लोग एक्सेसिव अल्कोहल लेते हैं उनको होता है, और जो इसके अलावा जिन लोगों को होता है, ये कॉज अननोन है, जिसका जवाब मेडिकल साइंस के पास नहीं है। और एक यहाँ पर रिफ्लेक्स है, यॉनिंग, या यॉइंग कहेंगे, जिसको हम जमाई लेना ऐसा कहते हैं आम भाषा में। तो इसका भी रीजन अननोन है।
कुछ लोग कहते हैं लैक ऑफ ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के ज़्यादा होने की वजह से ऐसा होता है। ठीक है, लेकिन इसका रीज़न नहीं मालूम है। और एक जिसको अगर याइंग आते वक्त देख ले तो दूसरे इंसान को भी सेम फील होने लगता है। ठीक है, शायद ये पढ़ते पढ़ते वक्त भी किसी को जमाई आ सकती है। तो ये क्या है, ये बॉडी का रिफ्लेक्शन है। नेगेटिव अट्रैक्ट्स पॉजिटिव, पॉजिटिव अट्रैक्ट नेगेटिव, कैसा हो सकता। तो बहरहाल ये था आपका न्यूरो रेगुलेशन सेंटर, नर्वस रेगुलेशन सेंटर। इसके रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है, डाउट है तो। सो अब हम बात करेंगे केमिकल रेगुलेशंस के बारे में। केमिकल रेगुलेशंस क्या है? जब बॉडी के अंदर ऑक्सीजन का लेवल कम हो जाए और कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बढ़ जाए, तो उस वक्त कुछ केमिकल्स बॉडी के अंदर एक्टिव होते हैं ताकि ऑक्सीजन का जो लेवल है वो मेंटेन रहे। क्योंकि बॉडी के अंदर एक इम्पॉर्टेंट ऑर्गन है ब्रेन, उसको ऑलवेज इट नीड्स ऑक्सीजन, इट नीड्स ग्लूकोज 24/7। ओके, सो अगर उसको ऑक्सीजन और ग्लूकोज नहीं मिले तो सेल्स उसके डेड होने लगते हैं, जो मेडिकली को फिर से रीजनरेट करना बहुत ही मुश्किल देखने को जाता है। ठीक है, तो अब इसको लिए क्या है, दूसरा एक सपोर्टिंग सिस्टम रखा गया। जैसा कि अब हम क्या करते हैं, जैसे हमारे पास कुछ सामान होता है, इंपॉर्टेंट सामान है, तो हम बैकअप रखते हैं उसके लिए। ठीक है, ताकि ये इसमें अगर खराबी भी आ जाए तो हम उस केस के जरिए से हम क्या कर सकें, अपना काम कर सकें। जैसे घर में एक्स्ट्रा व्हीकल रखना, आप एक्स्ट्रा पेन रखना, एक्स्ट्रा फोन रखना, एक्स्ट्रा चार्जर, ये सब चीज़ें क्या है, इंपॉर्टेंट अगर है तो उस चीज़ के लिए हम क्या करते हैं, बैकअप प्लान बना के रखते हैं। तो ये चीज़ हमारे बॉडी के अंदर भी है, केमिकल रेगुलेशन। क्योंकि सांस लेना इतना इम्पोर्टेंट है बॉडी के लिए। विदाउट ब्रीथिंग यू कैन नॉट लिव इवन 1 सेकेंड। 1-2 मिनट के लिए भी हम अगर सांस लेना बंद करते, 2-3 मिनट के लिए भी, बॉडी के अंदर बहुत के अंदर प्रॉब्लम्स आने की चांसेस है। ठीक है, इवन पेशेंट डेथ भी हो सकता है। तो हमारे पास दो बड़े बड़े आर्टरीज है। एक कैरोटिड आर्टरी है जो ब्रेन को नर्व सप्लाई करते हैं, और एक है आयोटिक आर्टरी जो वहाँ से आयोटा, आर्टरीज, आर्टेरियोल, ऐसा बन के पूरा बॉडी में सप्लाई होता है। तो वहाँ पर केमोरेसेप्टार्स होते हैं। केमोरेसेप्टार्स क्या क्या कहते हैं, वहाँ पे सेंस को जनरेट कर, सेंस को लेते हैं कि ऑक्सीजन लेवल बराबर है। जैसा कि मैंने बताया था प्रीवियस क्लास में, पार्शियल प्रेशर, वो पार्शियल प्रेशर के साथ अगर ऑक्सीजन पहुंच रहा है, ओके, ये प्रेशर कम हुआ तो फौरन इंफॉर्मेशन मेडुला तक चले जाएगा। ठीक है, तो यही काम ये बैरोरिसेप्टर्स का है। बैरोरिसेप्टर्स का यही काम है। तो यही काम जब जैसा होगा, ऑक्सीजन कम होगा तो फौरन मेडुला को इंस्ट्रक्शन दिया, मेडुला ने क्या किया, इंस्पिरेशन बढ़ा दिया, एक्सपिरेशन बढ़ा दिया। फिर हाइपोक्सिक स्टेट मतलब ऑक्सीजन का लेवल, हाइपोक्सी मतलब ब्लड में ऑक्सीजन का लेवल कम। ठीक है, उसको हाइपोक्सिया। ठीक है, तो ये नॉर्मल हो जाएगा। असल क्या है, बॉडी के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड जब बढ़ जाएगा ये बहुत प्रॉब्लम क्रिएट कर लेगा। ये बॉडी के अंदर एसिडिक नेचर होता है, पीएच लेवल क्या होगा, अल्कलाइन नेचर होता है कार्बन डाइऑक्साइड। यानी बॉडी के अंदर क्या हो सकता है, बहुत प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। या तो अल्कलाइन बन सकता है या एसिडिक, दोनों में से कोई भी हो सकता है। तो ऐसे में बॉडी के अंदर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। तो इसीलिए हमें कार्बन डाइऑक्साइड को बॉडी के अंदर रखना नहीं है, उसको एलिमिनेट करना है। ठीक है, अब मेड्यूला के अंदर भी केमोरिसेप्टर्स होते हैं। वो किसको देखते हैं, पीएच को देखते हैं। जब पीएच का लेवल कम हो जाए तो समझना कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड के अंदर क्या है, या तो ज्यादा है या कम है। ठीक है, तो अब क्या करना है, हमें कार्बन डाइऑक्साइड को इनहेल नहीं बल्कि एक्सेल निकालना है, ज्यादा से ज्यादा, ज्यादा हो जाए तो तभी तो वो पीएच के अंदर नॉर्मल आएगा, फिर बॉडी नॉर्मल स्टेबल कंडीशन में होगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पीएच को बैलेंस कराना बहुत इंपॉर्टेंट। अब हम बात करेंगे एसिड बेस बैलेंस में। ठीक है, तो हमारे
तो ये मेन इंपॉर्टेंट गोल होता है बॉडी के अंदर पीएच लेवल को मेंटेन करना। तो इसके जरिए से हमें केमो रिसेप्टर्स होते हैं, केमो रिसेप्टर्स जो है बहुत हेल्पफुल है। मेडुला में भी होते हैं, और कैरोटाइड, यहाँ पे कैरोटाइड और आयोटिक बॉडी के अंदर। ठीक है, तो ये चीज आपको देखने को मिलते हैं। यहाँ पे और एग्जांपल भी दिया गया है। अब अगर मान लीजिए आपने ब्रेथ को होल्ड कर लिया, ठीक है, अब क्या करना है आपको, फिर सांस लेना है। अगर सांस नहीं लेंगे तो क्या होगा, बॉडी के अंदर पीएच लेवल में चेंजेस आएंगे, कार्बन डाइऑक्साइड पीएच में कम हो जाएगा। और मेडुला क्या करेगा, ये रेसेप्टर्स क्या करेंगे, मेडुला को एक्टिवेट करेंगे। एक्टिवेट करके कार्बन डाइऑक्साइड को कम करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो ये चीज बॉडी के अंदर चलती रहेगी। देखिए यहाँ पे आप समझ सकते हैं इस बॉक्स के जरिए से O2 कम हुआ, केमो रिसेप्टर्स जो है, कैरोटाइड आर्टरीज, वो सब जाके मेडुला पे बोलेंगे भाई ऑक्सीजन कम हो गया, इंस्पिरेशन बढ़ाइए ऑक्सीजन का। तो ऑक्सीजन का इंस्पिरेटरी रेट इंक्रीज बढ़ेगा, फिर ऑक्सीजन में ब्लड बढ़ जाएगा। अगर कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ जाएगा तो क्या होगा, बॉडी के अंदर बढ़ जाएगा तो पीएच घटेगा, अल्कलिनिटी जाएंगी, जहर की तरफ जाएगा, बॉडी टॉक्सिन की तरफ जाएगा। केमो रिसेप्टर्स मेडुला में एक्टिवेट हुए, फिर मेडुला इंस्पिरेशन बढ़ाया, फिर रेस्पिरेट बढ़ गया, रेस्पिरेट बढ़ गया, फिर उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा बाहर गया और ऑक्सीजन ज्यादा अंदर आया, पीएच लेवल बढ़ गया। ठीक है, तो ये चीजें देखने को मिलती है। तो ये था आपका एसिड या फिर केमिकल रेगुलेशन। नेक्स्ट है एसिड बेस बैलेंस। तो ये हमारे और रेस्पिरेटरी सिस्टम का आखिरी टॉपिक देखने को मिलता है। इसको हम कंप्लीट कर लेंगे, उसके बाद हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम कंप्लीट हो गया। As you just seen, respiration affects the pH of body fluids because it regulates the amount of carbon dioxide in these fluids. तो ये हमें मालूम है कि कार्बन डाइऑक्साइड बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, बॉडी के अंदर हो तो पीएच लेवल घटा देता है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कार्बन डाइऑक्साइड जब भी पानी के साथ मिलेगा तो फॉर्म होगा कार्बोनिक एसिड। ठीक है, अब इसमें हाइड्रोजन आयोन्स होंगे और HCO3 ions होंगे। The more hydrogen ions present in the body fluid, the lower pH the level, and the fewer hydrogen ions present, the higher the pH level। यानी हाइड्रोजन जितना बढ़ेगा पीएच लेवल उतना कम होगा। कम होगा तो एसिडिक की तरफ जाएगा। जितना है हाइड्रोजन आयंस कम होंगे उतना पीएच लेवल बढ़ेगा तो वो अल्कलिनिटी की तरफ जाएगा। द रेस्पिरेटरी सिस्टम में बी कॉज ऑफ ए पीएच imbalance और इट में हेल्प करेक्ट पीएच imbalance by some other causes। तो ये रेस्पिरेटरी सिस्टम बहुत हेल्प करता है। रेस्पिरेटरी एसिडोसिस एंड एल्कलोसिस, देखिए ये क्या है। रेस्पिरेटरी एसिडोसिस occurs when the rate of efficiency of respiration decreases, permitting carbon dioxide to accumulate in the body. The excess carbon dioxide result in the formation of H plus ions, which decreases pH. Holding one's breath can bring about a mild respiratory acidosis, which will soon stimulate the medulla to initiate breathing again. More serious causes of respiratory acidosis are pulmonary diseases such as pneumonia and emphysema or severe asthma. Each of this space gas exchange and allows exchange carbon dioxide to remain in body fluids। तो देखिए ये वही बात है, लेकिन यहाँ पे अगर लंग्स की वजह से प्रॉब्लम आ रहा है तो उसको हम रेस्पिरेटरी एसिडोसिस कहेंगे, यानी हार कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा जमा हो रहा बॉडी के अंदर, उसको रेस्पिरेटरी एसिडोसिस कहेंगे। ठीक है, तो फिर लंग्स को नॉर्मल फंक्शन करने के लिए मेडुला की तरफ फिर सिग्नल जाएगा, फिर इंस्पिरेशन एक्सपिरेशन होगा। रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस क्या है, अक्कस में द रेट ऑफ रेस्पिरेशन इंक्रीजेस एंड कार्बन डाइऑक्साइड वेरी रैपिडली इन एक्सेल। यानी कार्बन डाइऑक्साइड भी नॉर्मल रहना चाहिए, ऐसा नहीं कि कार्बन डाइऑक्साइड बिल्कुल नहीं है, ज्यादा से ज्यादा बाहर चले जा रहा, ब्लड के अंदर नहीं हो रहा। ठीक है, तो इसको हम कहेंगे एल्कोलोसिस। कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा रिमूव हो रहा, ब्लड के अंदर कम है, ब्लड के अंदर ज्यादा है, एसिडोसिस। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, हम सांस बहुत तेजी से ले रहे हैं तो ये रेस्पिरेटरी एल्कोलोसिस होता है। खासकर जो बच्चे रोते हैं, ठीक है, क्राई फॉर एक्सटेंडेड, बहुत देर देर तक रोते हैं, तो उनको ये कंडीशन हो सकती है। ठीक है, मगर ये बहुत रेयर है, इसमें भी नहीं हो सकता। और बहुत दूसरी कंडीशन है हाई एल्टीट्यूड में जाना,
ऊंची जगह पर जाना तो वहां पर भी ये देखने को मिलता है, मगर ये टेम्परेरी है। ठीक है, उसके बाद ठीक हो सकता है। लेकिन रेस्पिरेटरी एसिडोसिस ये कॉमन है, लंग्स की बीमारी में होता है, जैसा कि अस्थमा है, निमोनिया है, एम्फाइसीमा है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अब क्या करना है हमें? रेस्पिरेटरी कंपनसेशन। इफ ए पीएच बैलेंस इज कॉज्ड बाय समथिंग अदर देन ये चेंज इन रेस्पिरेशन, इट इज कॉल्ड मेटाबॉलिक एसिडोसिस। अच्छा, पीएच का लेवल रेस्पिरेटरी सिस्टम के अलावा अगर हो रहा है तो उसको हम कहें मेटाबॉलिक एसिडोसिस या मेटाबॉलिक एल्कलोसिस। जिसमें पीएच बढ़ जाए तो अल्कोलोसिस, पीएच घट जाए तो एसिडोसिस। एसिडोसिस क्यों होता है? देखिए, जबकि जैसा कि डायबिटीज में होता है, या किडनी डिसीजेस में होता है, या डायरिया में होता है, जिसमें हाई एच प्लस आयॉन्स आपके बढ़ रहे। ठीक है, जिससे फिर क्या होगा? फिर इनहेलेशन एक्सहेलेशन बढ़ेगा, फिर पीएच लेवल नॉर्मल आ सकता है। मेटाबॉलिक एसिडोसिस ये बहुत कॉमन है, क्योंकि ऑक्सीजन का कम होना बॉडी के अंदर ये रेयर कंडीशन, खासकर होता है गैस्ट्रिक डिस्टर्बेंस में, जैसे वॉमिटिंग में। ठीक है, जब H प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड वॉमिटिंग के जरिए से बाहर आ जाए तो ये बहुत रेयर देखने को मिलता है। तो इसीलिए जब भी ऑक्सीजन की प्रॉब्लम आए तो क्या करते हैं, फौरन ऑक्सीजन लगा देते हैं ताकि ये कंडीशंस में पेशेंट ना जाए। ठीक है। अब रेस्पिरेशन और एजिंग, एज के साथ साथ लंग्स भी कम काम करेंगे, जिसकी वजह से एल्वुलार रप्चर भी हो सकते हैं, क्लोज भी हो सकते हैं, उनकी इलास्टिसिटी जा सकती है। एज के हिसाब से फिर सांस लेने में दिक्कत हो सकती है, जैसे निमोनिया है, अस्थमा है, पल्मोनरी इन्फेक्शन है, हार्ट डिसीज है, वगैरह वगैरह, या हाइपरटेंशन है, वगैरह वगैरह हो सकता है। तो ये आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम का एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी था। नेक्स्ट हमें पढ़ना है डाइजेस्टिव सिस्टम, बहुत इंपॉर्टेंट है नेक्स्ट। इसके रिलेटेड अगर कुछ क्वेश्चंस है तो आप लोग पूछ सकते हैं।